निष्ठा मॉड्यूल पर आधारित क्वेश्चन बैंक के क्रम में आज हमारी चर्चा निष्ठा मॉड्यूल नंबर 9 जिसका नाम है गणित का शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन बैंक पे होगी। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन बैंक में जो मुख्य प्रश्न है वो क्या है। इसी के साथ ही साथ जब आपने इस मॉड्यूल से संबंधित प्रशिक्षण को प्राप्त किया था तो प्रशिक्षण की समाप्ति पर जो 10 क्वेश्चनों का असेसमेंट टेस्ट था उससे संबंधित प्रश्नों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न एक गूगल फॉर्म में संकलित किए गए हैं। अगर आप इस गूगल फॉर्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे 8299261766 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि निष्ठा मॉड्यूल नंबर 9 पर जो मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया है उसके प्रश्न क्या हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि गणित निम्नलिखित में से किसके विकास में मदद नहीं करता है। तो देखिए ऑप्शन के आधार पर पहला कल्पना है, दूसरा तार्किक नियम है, तीसरा शारीरिक शक्ति और चौथा है अमूर्त सोच। तो देखिए कल्पना, तार्किक नियम और अमूर्त सोच गणित जो है वो तीनों के विकास में मदद करती है लेकिन शारीरिक शक्ति के विकास में मदद नहीं करती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि व्यंजक x+2 है। तो देखिए मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो व्यंजक x+2 है इसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें जो x होता है उसे वेरिएबल कहते हैं और जो 2 है वो कांस्टेंट है। देखिए वेरिएबल का मतलब होता है असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब आप x की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर रख सकते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल बोला जाता है। और 2 एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है इसलिए ये कांस्टेंट हुआ। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जो पहला ऑप्शन है कि किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच संबंध, यहाँ पर जो ज्ञात संख्या है वो 2 है और जो अज्ञात संख्या है जिसके बारे में आपको पता नहीं है वो x है। तो इस हिसाब से जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें तीसरा प्रश्न के प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो देखिए इसमें जो ऑप्शंस है वो है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों सीखते हैं, बच्चे क्या सीखते हैं, बच्चे कितना गणित को याद कर सकते हैं। तो इन सभी में जो पहला विकल्प है कि बच्चे कैसे सीखते हैं ये सही होगा। इसमें अगला प्रश्न कि प्रारंभिक कक्षाओं में गणित के साथ किन विषयों का समेकन किया गया है। तो प्राथमिक कक्षाओं में गणित के साथ में भाषा और पर्यावरण अध्ययन का समेकन किया गया है, इसलिए जो पहला विकल्प होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न कि गणित क्या विकसित करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है तर्क, दूसरा अमूर्त चिंतन, तीसरा कल्पनाशीलता और चौथा ऑप्शन है सभी। तो गणित ऊपर के जो तीनों विकल्प हैं सभी का विकास करता है, इसलिए जो अंतिम विकल्प होगा सभी ये सही होगा। इसमें अगला प्रश्न कि गणित को उसके किस गुण के कारण सुंदर कहा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि व्यापकता के कारण, दूसरा है अत्यधिक क्षेत्रों में प्रयोग होने के कारण, तीसरा है हर जगह गणित की एक ही भाषा प्रयोग करने के कारण। जैसे आप अलग अलग प्रदेशों में जाएंगे तो गणित के सूत्रों को एक ही भाषा में कहा जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ। और इसमें जो अंतिम विकल्प है वो ये है कि विश्वसनीयता के कारण। तो देखिए ऊपर के भी जो 3 विकल्प हैं वो सही है लेकिन जो यहाँ सबसे सही विकल्प है वो अंतिम वाला है कि विश्वसनीयता के कारण। इसमें अगला प्रश्न है कि बच्चों द्वारा आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना क्या कहलाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्क्रिबलिंग, दूसरा ड्राइंग, तीसरा मैपिंग और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है स्क्रिबलिंग, तो पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि गणित में गतिविधि आधारित शिक्षण सिद्धांत क्या है। तो यहाँ ऑप्शन है ELPS, दूसरा ERAC, तीसरा है LSRW और चौथा है ICT। तो देखिए गणित में जो गतिविधि आधारित शिक्षण सिद्धांत होता है वो होता है ELPS, E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर एंड S फॉर सिंबल। ERAC हिंदी का होता है और LSRW यानी कि सुबोपली ये हिंदी सीखने का क्रम होता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ELPS, पहला ऑप्शन। इसमें अगला प्रश्न है कि एक बच्चे को जोड़ हल करने को दिया जाता है, जो जोड़ है वो है 400 + 5, वह इसका उत्तर 900 लिखता है, यानी कि उसने 5 में 4 को जोड़ दिया और उसके बाद आंसर को 900 लिख दिया। बच्चे को किस समझ का अभाव है। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्थानीय मान, दूसरा है प्रतिशत, तीसरा है गुणनखंड और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे ने 5 जो इकाई था उसे दूसरी संख्या 400 में जो सैकड़ा है 4 उसमें जोड़ दिया, यानी कि बच्चे को स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अंतिम प्रश्न है कि 2D और 3D आकृतियों से क्या अभिप्राय है। यहाँ गलती से 2O टाइप हो गया, यहाँ पे D है। तो देखिए 2D आकृतियों का मतलब होता है कि 2 डायमेंशनल यानी कि द्विआयामी आकृतियाँ, जिसमें आपका स्क्वायर आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, सर्कल आ जाता है, ये सब 2 डायमेंशनल बॉडीज़ हैं। और जो 3D आकृतियाँ होती हैं उन्हें 3 डायमेंशनल यानी कि त्रिआयामी आकृतियाँ कहते हैं। जैसे आपका स्क्वायर होता है 2D तो उसका जो 3 डायमेंशनल बॉडी होता है वो होता है क्यूब, और जो रेक्टेंगल होता है आपका 2D बॉडी होता है तो उसका जो 3 डायमेंशनल बॉडी होता है वो क्यूबॉइड हो जाता है। सर्कल जो 2 डायमेंशनल है उसका जो 3D वो स्फेयर हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मॉड्यूल नंबर 9 गणित का शिक्षण शास्त्र पर जो प्रश्न आपके साथ
साझा किए गए वो आपको अच्छे लगे होंगे। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं थे और मॉड्यूलों के कंपैरिजन में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले जो मॉड्यूल्स से संबंधित क्वेश्चन बैंक है वो आपको प्रॉपरली टाइम से मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।